तो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 9 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं जो जिन्बू होता है वो एक्साइलर ऑफ लाइफ बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको बनाने के लिए उसे जिन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उसको इस फाइट के बाद मिल चुके होते हैं। एंड जैसे ही वो उसको बनाने की कोशिश करता है वो देखता है कि उसके सक्सेस के लिए उसकी जो इंटेलिजेंस एबिलिटी है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। बट जिन्मू को लगता है कि उसकी इंटेलिजेंस एबिलिटी इतनी अच्छी खासी नहीं है, बट फिर भी वो पूरी तरीके से रिस्क लेकर इसको क्राफ्ट करने की कोशिश करता है। एंड जैसे ही वो क्राफ्ट करने की कोशिश करता है हम देखते हैं कि क्राफ्टिंग में टाइम लेता है, बट उसकी क्राफ्टिंग हो जाती है एंड उसे एक्साइलर ऑफ लाइफ मिल जाता है। देन जिन्मू सोचता है कि क्या ये इनफ होगा मेरी माँ को सही करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आयरन आ जाता है बार्कन के ड्रैगन को लेकर। उसे देखकर जिन्बू उससे कहता है कि ये तो पूरी तरीके से अनयूजुअल है, क्योंकि तुम तो ज़्यादातर मॉन्स्टर्स को पूरी तरीके से मार देते हो। देन हम देखते हैं कि जो जिन्बू होता है वो उस ड्रैगन को अराइज करता है एंड जैसे ही वो उसके शैडो को बाहर निकालता है उस शैडो की केवल एक दहाड़ से ये समझ में आ जाता है कि वो शैडो यानी कि वो जो ड्रैगन है वो जिन्बू के जितना ही ताकतवर है। तभी हम देखते हैं जो जिन्बू होता है वो उसके नाम के बारे में सोचने लगता है कि आखिर मैं इसका क्या नाम रखूं, बट उसको उसका नाम याद ही नहीं आता है। देन वो उसका नाम काइजल रखता है एंड हम देखते हैं कि काइजल उसका फैमिलियर बन जाता है। तभी हम देखते हैं जो एजिल होती है वो जिन्बू से कहती है कि मुझे लगता है कि अब हमें डीमन कासल चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अब हम सेलिब्रेट करेंगे और मेरे फादर ये जान के काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे कि अब हम टॉप पे आ चुके हैं। बट तभी हम देखते हैं कि जिन्बू सोचता है कि मुझे सबसे पहले एक्साइलर का इस्तेमाल करके कोशिश करनी चाहिए कि क्या ये सही भी है या नहीं। एंड वो सोचता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जिन्बू को याद आता है कि उसे इस फाइट के बाद एक नया स्किल मिला है एंड जैसे ही वो इस स्किल स्टोन को अपने ऊपर इस्तेमाल करता है उसको एक नया स्किल मिलता है जिसका नाम होता है शैडो एक्सचेंज। ये एक ऐसा स्किल होता है जिसके साथ वो अपने शैडोज़ के साथ अपना प्लेस चेंज कर सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का स्किल है और उसके लिए उसको कोई भी माना की ज़रूरत नहीं है। एंड हम देखते हैं कि जो जिन्बू होता है वो एजिल से कहता है कि एजिल अब तुम्हें खुद ही अपने घर जाना होगा, क्योंकि मुझे कहीं जाना है और वैसे भी तुम्हारा घर 80वें फ्लोर पे है और मैं यहाँ से डायरेक्टली जा रहा हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि जो जिन्बू होता है वो उससे कहता है कि अगर मुझे दोबारा चांस मिला तो मैं तुमसे दोबारा ज़रूर मिलूंगा। बट तभी हम देखते हैं कि एजिल उससे कुछ कहना चाहती है जिन्बू से, बट जब तक वो कुछ कहती है जो जिन्बू होता है वो वहाँ से जा चुका होता है। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पर जिन्बू डीमन रियल्म से बाहर निकल जाता है एंड वो ग्लाइजर को सामने बुलाता है एंड उसके ऊपर बैठकर अपनी माँ के हॉस्पिटल जाता है। दूसरी ओर हंटर एसोसिएशन का मैनेजर प्रेसिडेंट गो को अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहा होता है। वो उनसे कहता है कि सबसे पहले हम कुछ हंटर्स को बाहर रखेंगे एक चारे के तौर पे, और जैसे ही एंड्स सारी बाहर आएंगी हम कुछ हंटर्स को उनकी कॉलोनी के अंदर भेज देंगे एंड क्वीन को मारने के लिए। बट फिर भी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो यही है कि क्या हमारे सिग्नल्स पूरी तरीके से वर्क करेंगे, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट ने तो इस पे हस्ताक्षर कर दिए हैं और ये कंफर्म कर दिया है कि ये वर्क होगा। बट फिर भी केवल क्वेश्चन यही है कि शायद हमारे जो ये सिग्नल्स हैं वो वर्क करे या ना करे। तभी हम देखते हैं कि चेयरमैन ग्रोथ से कहते हैं कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम है अपने हंटर्स को तैयार रखना और जैसे ही वो लोग कॉलोनी से बाहर आते हैं उन्हें अंदर भेज देना। तभी हम देखते हैं कि जो गो होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुमने संग जिन्बू के बारे में पता किया। तभी हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर जो यूहुन होता है वो प्रेसिडेंट बीक से बातें कर रहा होता है एंड उससे कह रहा होता है कि तुम्हें पता है इस तरीके से ड्रिंक करने से हमें रिलैक्स तो फील होता है, बट अगर तुम इसी तरीके से ड्रिंक करते रहे तो तुम्हारे शरीर पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी और तुम बूढ़े हो जाओगे। तभी हम देखते हैं जो बीक होता है वो सोचता है कि ये एक ऐसा एसरंग हीलर है जो कि पूरी तरीके से कमाल का है, क्योंकि ये इतनी कम उम्र में ही रिटायर हो गया, वो भी बिना किसी इंजरी के। एंड वो कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। एंड तभी हम देखते हैं जो योहुन होता है वो बीक से पूछता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो जाने के लिए इस रेड पे। तभी हम देखते हैं कि बीक उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं ये सब कुछ जानता हूँ कि क्या हुआ था एंशु के साथ, बट फिर भी मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो ये जो एंड्स हैं ये शायद पूरी कंट्री के साथ वैसा ही करेंगे जो उसके साथ किया हुआ है। बट तभी हम देखते हैं जो योहुन होता है वो कहता है कि तुम कुछ भी कहो, बट मैं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ। बट तभी हम देखते हैं जो बीक होता है वो कहता है कि मैं इसलिए यहाँ पे आ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरा लास्ट चांस है और शायद मैं इसके बाद ये ना कर पाऊँ। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पर जिन्बू हॉस्पिटल जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए। तो अपनी माँ को देखकर ये सोचने लगता है कि उसकी माँ की हालत का कारण केवल वही है, उसी के कारण आज उसकी माँ इस हालत में है। एंड हम देखते हैं वो अपने हाथों में एक्साइलर ऑफ लाइफ निकालता है एंड सोचने लगता है कि क्या ये उसकी माँ को ठीक कर भी पाएगी या नहीं। बट तभी उसे याद आता है कि सिस्टम कुछ भी कर सकती है। एंड देन हम देखते हैं वो अपनी एक्साइलर ऑफ लाइफ को अपनी माँ को पिलाना स्टार्ट करता है
जैसे ही वो अपनी माँ को ये पिलाता है, उनके शरीर में एक अजीब सा ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है और जितनी भी चोटें होती हैं वो सब गायब हो जाती हैं। एंड एकदम से हम देखते हैं जो जिन्बू होता है वो सोचने लगता है कि क्या सच में मेरी माँ दोबारा से जागेगी? क्या ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये सही भी है? क्योंकि मैं इतना जो स्ट्रांग बना हूँ इसका कारण मेरी माँ ही है। तभी हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर जो जिन्हा होती है वो सोच रही होती है कि क्या आखिर ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ? आज मेरा फ़ोकस ही नहीं हो रहा पढ़ाई पे। तभी हम देखते हैं कि जो हॉस्पिटल का कमरा है उसमें चाँद की रोशनी आने लगती है और जिन्नू की जो माँ होती है वो उठ के बैठ जाती है। एंड वो जिन्नू से कहती है कि तुम ही जिन्नू हो ना? एंड वो पूछती है कि आखिर मैं कितने साल से बेहोश थी? तभी जिन्नू उन्हें बताता है कि 4 साल से। एंड देन हम देखते हैं कि जो उसकी माँ होती है वो जिन्नू से कहती है कि तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो जिन्नू, और तुमने शायद अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पुश भी किया है ये सब करने के लिए। तभी हम देखते हैं जो जिन्नू होता है वो अपनी माँ को देखकर फूट-फूट कर रोने लगता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि जो जिन्नू की माँ है वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है एंड वो उन्हें वापस ले जाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन्हा भी अपनी माँ को देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि ये सब क्या है माँ? तभी हम देखते हैं कि जिन्नू उन दोनों को देखकर कहता है कि यही तो मेरा असली रिवॉर्ड है, जिसके लिए मैंने ये सब किया। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर चेयरमैन गो मीडिया वालों के सामने ये अनाउंस कर रहे होते हैं कि तुम लोगों ने उस फ्लाइंग एंट के बारे में तो सुना ही होगा जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। तो उसी के चक्कर में हम लोग अब ये चौथा जूजू आइलैंड रेड कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे कंट्री के सारे एस रैंक हंटर्स और साथ ही में जापान के भी 10 एस रैंक हंटर भाग ले रहे हैं। और ये बातें न्यूज़ पे चल रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि यू हुन ये बातें सुनकर सोचने लगता है कि पिछले जूजू मिशन पे जब वो अपने दोस्तों के साथ गया था तो उसका एक दोस्त जो कि उसमें मारा गया था, वो कंट्री के लिए काफ़ी अच्छी बातें सोचता था। वो चाहता था कि उसके पास पावर है और वो उसका इस्तेमाल करे अपनी कंट्री को सुरक्षित रखने के लिए। तभी हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर जिन्बू अपनी माँ को लेकर जैसे ही अपने घर पहुँचता है, वो देखता है कि उसका घर पूरी तरीके से उजसा पड़ा हुआ है। एंड वो अपनी बहन से बोलता है कि मैं तुम्हें केवल 1 हफ्ते के लिए छोड़ के गया था और ये सब क्या है? तभी हम देखते हैं कि उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, चलो हम सब मिलकर सफाई करते हैं। एंड वो सफाई करना स्टार्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो जो उसकी माँ होती है जिन्बू की, वो उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पिता तुमसे मिलने के लिए आए? क्योंकि तुम बिल्कुल उसने अपने पिता की तरह ही हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे पिता से शादी क्यों की? क्योंकि वो पहले हंटर बनने से पहले एक फायरमैन थे और वो लोगों की जान बचाया करते थे। तभी हम देखते हैं कि ये बात सुनकर जो जिन्हा होती है वो कहती है कि मैं भी तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मैं लोगों की जान बचा सकूँ। ये बात सुनकर उसकी माँ उससे कहती है कि तुम भी बिल्कुल अपने पिता जैसे ही हो। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पर चेयरमैन गो अपने मैनेजर से बात कर रहे होते हैं एंड उसे बता रहे होते हैं कि तुम्हें पता है एक एस रैंक हंटर जो कि पूरी कंट्री के जितना बराबर है, वो अमेरिका का एक एस रैंक हंटर है जो कि शायद इस मिशन को ज्वाइन करना चाहता है। बट क्योंकि हम अपनी दूसरी कंट्री के जो मामले होते हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसीलिए वो इसको ज्वाइन नहीं कर रहा है। बट तुम्हें पता है वो हमारा पड़ोसी है, और जब होंगसू के बारे में जो मामला चला था तो उसके बारे में उसने हमें वार्न भी पहले से किया था। बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, या शायद वो कुछ और चाहता है, पता नहीं। बट क्या तुम मुझे बताओगे कि हंटर संघ जो है, क्या तुमने उसे कांटेक्ट किया? देन हम देखते हैं कि जो मैनेजर होता है वो उसे बताता है कि एक्चुअली जो हंटर संघ है मैंने उसे कांटेक्ट कर लिया है और वो अभी तो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि जो हंटर संघ है वो प्रेसिडेंट गो से मिलते हैं एंड प्रेसिडेंट गो से कहता है कि सुनो, हम लोग जा रहे हैं एक बहुत बड़े मिशन पे और मुझे लगता है कि इसमें हमें तुम्हारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या तुम हमारे साथ अपनी स्ट्रेंथ को शेयर करोगे? बट तभी हम देखते हैं कि उसे एक अजीब सा फीलिंग आती है। तभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट गो उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ये सब तुमने अभी फील किया है ये क्या है? तुम इतनी दूरी से इसे क्यों फील कर पा रहे हो? क्योंकि हमारे ऐसे एक हंटर्स यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो दिखा सकता हूँ। देन हम देखते हैं कि उस एस रैंक हंटर की ट्रेनिंग में जो बीक होते हैं वो एक बहुत बड़े एस रैंक हंटर से लड़ रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि वो एस रैंक हंटर बीक के सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है, बट वो एस रैंक हंटर एक नई तरकीब निकाल के बीक को पटक देता है एंड उससे कहता है कि तुम ऊपर से तो काफ़ी ताकतवर हो, बट तुम्हारी निचली बॉडी जितनी ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए उतनी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि चेयरमैन गो जिन्बू को बताते हैं कि ये सारे एस रैंक हंटर्स हैं जो हमारे साथ जूजू आइलैंड पे जा रहे हैं रेड के लिए, और ये यहाँ पे गैदर हुए हैं इसीलिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चोजिन आ जाता है एंड हंटर संघ से कहता है कि तुम्हें पता है ये सारे हंटर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। एंड वो उसे बताता है कि तुम्हें पता है बीक एक ऐसा हंटर है जो कि एक मॉन्स्टर में बदल जाता है जब वो हंटिंग के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिन्बू सोचता है कि इसका मतलब कि वो र्यूमर्स बिल्कुल सही हैं कि बीक जब भी कभी मिशन पे जाता है तो वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। तभी हम देखते हैं कि चोजिन उन्हें बताता है हंटर संघ को कि उन लोगों को तुम देख रहे हो वहाँ पे काले कोट में, वो सभी केनाइट गिल्ड के लोग हैं।
एंड देन हम देखते हैं कि वो उन्हें बताता है कि ये जो बाकी हंटर्स हैं ये सभी जापान के एस रैंक हंटर्स हैं, और उनका जो मेन आदमी दिख रहा है तुम्हें वो है गोटो, उन सभी का गिल्ड मास्टर। तभी हम देखते हैं कि गोडो अपने बॉडीगार्ड से पूछता है कि वो कौन सा हंटर है, वो थोड़ा अजीब लग रहा है। तभी हम देखते हैं उसका बॉडीगार्ड उसे बताता है कि वो संग जिन्बू है, एक नया एस रैंक हंटर जो कि अभी कुछ दिन पहले ही खबरों में आया है। तभी हम देखते हैं कि गोटो से कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहा है, बट तभी उसका बॉडीगार्ड उसे बताता है कि नहीं, वो तो केवल एक मेज है। तभी हम देखते हैं कि जो छा होती है वो कहती है कि ये क्या, जिन्बू के आने से तो सब कुछ पूरी तरीके से बदल गया, माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। तभी हम देखते हैं कि वो जितने भी जापान के हंटर्स होते हैं वो हंटर्स को देखकर, बाकी असरंग हंटर्स को देखकर कहते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, क्या सच में हम इनके साथ लड़ने वाले हैं, पर फिर तो हम पक्का ही हारेंगे। ये बात सुनकर केनाइट गिल्ड को गुस्सा आ जाता है एंड वो आके कहते हैं कि क्या सच में तुम अपने आप को इतना ताकतवर समझते हो। बट जैसे ही गोटो उनका नाम पूछता है वो कहता है कि मैंने तो तुम्हारा नाम कभी सुना ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि उस केनाइट गिल्ड के जो लीडर का जो बॉडीगार्ड होता है वो बताता है कि ये कोई एस रैंक हंटर नहीं है बल्कि एक ए रैंक हंटर है, इसीलिए तुमने इनका नाम नहीं सुना। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम लोग एक फ़ाइट करें और उसके बाद पता करें कि कौन कितना ताकतवर है। और चेयरमैन गो भी इसके लिए हामी भरते हैं, बट वो कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे अंदर कोई भी मेज नहीं है, इसीलिए हम लोग मेज की फ़ाइट नहीं लड़ेंगे। देन हम देखते हैं कि बीक कहता है कि ठीक है, तो हम एक कॉमरेड फाइटिंग करेंगे जिसमें सभी जो लोग हाथों से लड़ सकते हैं केवल वो लोग यहाँ पे लड़ेंगे, ना कि कोई मेज। एंड वो कहता है कि अगर किसी को भी गिरा दिया गया तो वो हार जाएगा। एंड हम देखते हैं कि इसी रूल के साथ जो फाइट होती है वो स्टार्ट होती है एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।